वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज मुझे लगा काफ़ी दिनों बाद ये बारी आई है हमारे डेली डोज की, बिकॉज खबरें इतनी सारी थी कि 2-4 दिन ऐसे हुए कि ऑब्वियसली आप लोगों ने मिस किया होगा, मैंने भी स्किप करना पड़ा हमें, हमारी टीम को, बिकॉज हैपनिंग इतनी सारी थी, पॉलिटिकल भी, उसके बाद भी जश्न आज़ादी का भी जश्न हम मना रहे थे। सो हरमीत, ये सेगमेंट जो है ना जिसे हम डेली डोज कहते हैं, उसमें ऑब्वियसली हम हमेशा अच्छे रिकॉर्ड्स, अच्छी खबरें, इंथुजियास्टिक खबरें लेके आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो डेली डोज का पहला डोज जो है हरमीत, इस बारे में जितनी आप बात करते हैं और जितनी आप बात करना चाहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की जो हमेशा आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें एक पूरा प्योरली एक प्रोग्राम रखना चाहिए और जिस पर सारे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपसे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बट ऑल दो वो लेटर ऑन का मामला है। अभी पहली खबर जो आपको देनी है ना, बच्चों के 17 जुड़वा जोड़े जो है वो प्राइमरी स्कूल में एक साथ दाखिल हो गए हैं। हाय, कितने क्यूट लग रहे हैं हरमीत ये 17 जुड़वा जोड़े। मतलब अगर आप इसे बोले तो ये टंग ट्विस्टर भी है, 17 जुड़वा जोड़े हरमीत। अच्छा, वैसे सोहा एक और खबर जो शायद आप लोगों की, हमारी टीम की ना पड़ी हो, ये हिंदुस्तान में पहली खबर इससे पहले जो आई है ना, उसमें अच्छा। जो जुड़वा बच्चे हैं यानी उनका एक अलग स्कूल है। अच्छा। और उसमें फिर मैं खुद भी हैरान हो गया था, और ये पंजाब में है, हिंदुस्तान के पंजाब के शहर में ये स्कूल है। बस उस शहर का नाम मैं भूल गया, वीडियो मुझे मिलती है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उसमें मैं हैरान ही हुआ कि उसमें ट्विंस और साथ साथ 3 ऐसे बच्चे की शक्लें जो हैं वो मुशाबियत उसमें पाई जा रही है। बड़े हैरान कुछ है, और ये यकीन माने कि आप एक ने सबक याद नहीं किया तो दूसरे को सजा मिलेगी, दूसरे ने किया तीसरे को मिलेगी, इस किस्म का सिलसिला। सो मुझे याद है, बल्कि मेरे गांव में, फिर कहेंगे अपने गांव चला गया तो गांव में एक शर्त लगी 2 भाइयों में, और 2 भाइयों ने कहा कि भाई ये 2 किलो का दूध जो है हम पियेंगे। एक भाई ने कहा कि मैं पीऊंगा, दूसरा भाई तो सामने था नहीं, तो आधा किलो उसने पिया। तो उसके बाद वो कहता कि मैं घर तक जा रहा हूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ। दूसरे भाई को बुलाया तो उसने वो दूसरा 1 किलो उसने पी लिया, तो शर्त इसी तरह जीत गया। तो इसमें मेरे ख्याल में यही सिलसिला भी होगा। लेकिन बहरहाल ये बड़े मजे की है, आप इन तस्वीरों को देखें, स्कूल है ना, और स्कॉटलैंड की है। मतलब मैं आपको भी बता दूं, आप इंडिया की वैसे बड़ी जबरदस्त खबर आपने दी है, ये भी इन्फॉर्मेटिव होगी हमारी ऑडियंस के लिए। लेकिन ये स्कॉटलैंड का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ये ऑब्वियसली। और अभी 2015 में 19 जुड़वा बच्चे एक साथ एडमिशन ले चुके हैं स्कूल में, इसका क्रेडिट ये है। मतलब दोबारा से 2023 की अगर हम बात करें तो अब ये 17 जुड़वा बच्चे जो कि एक साथ इस प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। हमेशा जुड़वा बच्चे जो है ना वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और अगर हम घरों की बात करें तो जहाँ पर जुड़वा बच्चे होते हैं उनको तो वैसे ही बड़ा क्रेडिट मिलता है ना, भाई आपने कैसे कर लिया, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कितना अमेजिंग सा काम है। और जुड़वा बच्चों को हमेशा बड़ा सराहा जाता है, बड़े खूबसूरती से इनको देखा जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि हम जब माजी में बॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे तो उसमें जुड़वा का जो रोल हुआ करता था, एक बड़ा सादा सा, बड़ा कमजोर सा, दूसरा बड़ा एक्टिव नजर आता था हमें। राम बलराम को अगर आप देखें, इसी तरह सीता और गीता बड़ी कमाल की फिल्म थी, हेमा मालिनी की, वो अगर आप देखें बड़े मजे की फिल्म है। डुप्लीकेट तो बाद में आई थी। तो अगर हम इस चीजों को देखें सोहा, तो वही बात अभी भी अगर हमारे सामने से बच्चे आते हैं जो जुड़वा होते हैं, तो उसमें वाकई में एक जो है बड़ा सीधा सादा सा होता है, दूसरा थोड़ा सा शरारती होता है, और दोनों की जोड़ी बड़े मजे की होती है। बिल्कुल ठीक। और ये मूवीज़ देख कर ही हम इंस्पायर हुए हैं, और वैसे भी आपको पता है घरों में खासतौर पर पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और जुड़वा बच्चे देखने में और इनकी हरकतें वैसी आपको बहुत क्यूट लगती है। लेकिन एक आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि दोनों अपोजिट होते हैं। मैंने हमेशा सिमिलैरिटी सिर्फ शक्ल में देखी है, वरना अगर इनकी आदत की बात करें, मिजाज की बात करें, इनकी स्किल्स की बात करें, इनकी मेंटालिटी की बात करें, जुड़वा बच्चे हमेशा सोच के मुताबिक या अपनी जो जहनीत होती है उसके मुताबिक अलग ही होते हैं, सिर्फ ये देखने में एक होते हैं। खैर, बच्चे भी शामिल है इसमें, बच्चियां भी शामिल हैं। सीढ़ी पे बैठ के ये फोटो सेशन जो हुआ है, उनके असातिज़ा और पेरेंट्स भी इतने खुश हैं कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब जो असातिज़ा की मुझे लगता है शामत आएगी ना, वो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। माँ बाप के अलावा किसी का डिफ्रेंशिएट करना इट्स नॉट एज ईजी एज पाई। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। सिकंदर आज़म की हम बात करेंगे। अब आपने कहना होगा सिकंदर आज़म के बारे में हम क्या ही बात करेंगे, 2200 साल पुराना मुजस्मा दरियाफ्त कर लिया है। हम मिस्र की बात करेंगे जहाँ पर ऑब्वियसली कदीम ज़माने के जो नवादरात हैं बड़ी तादाद में पहले संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो वजारत है, कदीम नवादरात की वजारत जो है हरमीत, उन्होंने ये नया मुजस्मा जो है वो दरियाफ्त किया है सिकंदरिया से। और चूँकि आपको पता है वो हमेशा इस तरह की इन्वेंशंस करते रहते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई तहकीक करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ें इस तरह की दरियाफ्त करते रहते हैं, फिर वहाँ म्यूजियम भरे पड़े हैं इस तरह की चीज़ों से। तो ये कदीम ज़माने नवादरात जो है उसका महकमा जो है उसने एक और मुजस्मा दरियाफ्त करके अब इसको एंटीक पीस की सूरत में म्यूजियम में रख दिया है, जो कि लोग वहाँ जाएँ तो इसको विज़िट ज़रूर करें।
अच्छा, वैसे ही चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, तारीखी चीज़ें जब मिलती हैं और वैसे उस पर काम जब होता है। सोहा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसी तारीखी मकामात हैं जहाँ पे आप जाते हैं या वहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप काम ना भी करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। और बल्कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ कि सदियों पुरानी यानी हज़ारों साल पुरानी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। और वैसे अगर बात की जाए तो कभी आप इस साइड पे जाएं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बड़ा रिच है। उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ी तारीख बुद्धिस्ट की रही है। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आए, सवाबी से होते हुए कोस्तान की तरफ गए। कोस्तान का वो आखिरी पड़ाव था जहाँ पे उनका पेट खराब हुआ था लगभग, और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने पड़ाव करके वो फिर जो है वो वापसी उन्होंने ली थी। लेकिन इन इलाकों में काफ़ी बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़ियम बने हैं। कभी भी आपका दिल करे तो पेशावर का म्यूज़ियम हो या सवात का, उसकी सैर करें, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। लेकिन बहरहाल ये खबर बड़ी अच्छी है कि भाई कहीं ना कहीं काम हो रहा है, और पुरानी से पुरानी चीज़ें मुजस्मे हों या कोई ना कोई बर्तन या ऐसी चीज़ें जो ज़ेर इस्तेमाल थी उस वक्त इंसानों की, तो वो जब सामने आती है तो बड़े अट्रैक्टिव भी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अट्रैक्शन ऑब्वियसली काहिरा की अगर हम बात करें और फिर मिस्र की हम बात करें तो लोग बड़ी तादाद में इजिप्ट जाने की इसलिए भी ख्वाहिश करते हैं बिकॉज जिन लोगों को नवादरात से, कदीम तरीन नवादरात से बड़ा प्यार होता है, वो इस तरह की इंटीक चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। सो अगर आप इस दफ़ा विज़िट करें तो सिकंदर आज़म का 2200 साल पुराना ये मुजस्मा ज़रूर देख कर आए। हमने एक इन्फॉर्मेटिव खबर आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। स्केटिंग एक मुश्किल काम है हरमीत। वैसे जब भी मैं करते हुए देखती हूँ ना ख़वातीन को या लड़कों को भी, ख़ास तौर पे बच्चे हो बच्चियाँ हो, तो पहले ये शौक़ हमें काफ़ी डेंजरस लगता था, लेकिन अब रुझान चूँकि इसका ज़्यादा हो गया है तो जनाब ये खातून जो मैं आपको दिखा रही हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, खातून तो नहीं कहेंगे, बच्ची है, खैर बहुत छोटी सी, कल से मेरे खातून काफ़ी मुँह पर चढ़ा हुआ है। मैं अपनी प्रोड्यूसर को भी कल खातून कह रही थी मैं, खैर ये पता नहीं कहाँ से वो ना एक जश्न आज़ादी वाली फील में हम ज़्यादा कहना शुरू हो गए इसको। खैर ये है रोलर स्केटिंग, जिससे स्केट्स पहनकर 12 अफराद के ऊपर से कलाबाजी लगाने का आलमी रिकॉर्ड इस बच्ची ने बना लिया है। और जनाब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये शील्ड पकड़कर वो इसको रिकग्नाइज करा रही है कि देखिए जनाब, वैसे भी देखने में बहुत आसान लग रहा है, देखने में सिर्फ आसान लग रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इंतहाई मुश्किल काम है। हड्डियाँ तोड़ ये अगर आप इस खेल को कहें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं, ये डिपार्टमेंट इस किस्म का है कि मैंने देखा है कि भैया बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। फिर आप ये देखें कि 12 बच्चे जो हैं उनको क्रॉस करके आप जाते हैं छलांग लगा के। आपको याद होगा कि गिलगित में भी इस किस्म के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जो खासकर जब स्नो होती है या ज़्यादा जम जाती है वहाँ पे बर्फ, तो इस किस्म के इवेंट होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आजकल की जितने छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं स्केटिंग बड़े शौकीन है, और कहीं ना कहीं सड़कों शाहराहों पे आपको नजर भी आता है कोई गाड़ी जो है किसी ने पकड़ी होती है उसके साथ साथ चलते हुए। लेकिन वाकई में इस बच्ची को अगर आप देखें तो कमाल की उम्र, कम उम्र, और फिर 12 अफराद के ऊपर से छलांग लगाना वाकई में एक रिकॉर्ड तो बनता है। अच्छा, और रिकॉर्ड बना लिया हरमीत। इस तरह के बहुत सारे करतब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो या हमारे दिही इलाके भी हो ना, तो वहाँ पर इस तरह के करतब करते हुए बच्चे हमें अक्सर दिखाई देते हैं। अगेन नहीं है तो सिर्फ अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि जो काम आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी बन सकता है, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो ये खबरें सुनकर इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं हम आपको कि अगर आप इस तरह के करतब अनोखे तरीन कर सकते हैं तो आपका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है। तो इसको देखें और हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अब हमने पहले काहिरा का जिक्र किया, यानी अगर मिस्र जाएं तो आप वहाँ के म्यूज़ियम को ज़रूर देखें, लेकिन इतनी दूर अगर आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप चित्राल चले जाएं, क्योंकि चित्राल में जो म्यूज़ियम है इसमें मैं आपको बताऊं कि 2900 साल पुराने नवादरात महफूज किए गए हैं। अब उन नवादरात में क्या है हरमीत, उस वक्त इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें, खा वो किचन की एसेसरीज़ हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ प्रॉप्स हों, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस म्यूज़ियम में महफूज कर ली गई हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं ऑन स्क्रीन। और वैसे सुहा, अगर जब भी जुलाई का मेरे ख्याल में महीना होता है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, अपने उस कल्चर को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया और पूरी दुनिया तक और उसको बरकरार रखा है। मैं थोड़ी सी बल्कि नहीं करनी चाहिए, हल्के फुल्की तनकीद करनी भी मुझे चाहिए कि उस कल्चर को थोड़ा बहुत डैमेज करने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और बहुत सारे व्लॉगर जो है, हालांकि ये ख़वातीन बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, ये यहाँ पे पढ़ती हैं इस्लामाबाद में, कराची लाहौर से पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं,
हैं, जब जाती हैं अपने इलाकों में तो अपना कल्चर, अपना लिबादा, अपने रंग बिरंगे लिबास को ओढ़ के वो जब रक्स करती हैं तो वो तस्वीर जब इंटरनेशनल अखबारों की जीनत बनती है तो फिर तारीफ होती है पाकिस्तान की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक तो खवातीन के साथ जो है जबरी शादियों की बात की जाए या फिर वहां पे इस कल्चर को डैमेज करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ गवर्नमेंट ने उस पर सख्ती भी बरत ली और कुछ एनजीओज ने भी उस पर काम शुरू किए। लेकिन वहां का जो कल्चर है, फिर रीत रिवाज है और ये जो म्यूजियम है, यानी आप देखिए 2900 साल पुराना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपने कल्चर को महफूज कैसे बनाना है ये चतराल के अवाम से लोग जाने। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस कल्चर की अहमियत आप बात कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी से वो इवेंट जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हर साल किया जाता है मुनाकिद। लेकिन पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि व्लॉगर्स की जानिब से जो मिसकंसेप्शन बिल्ड किया गया था कि वहाँ पर शादियाँ होती हैं, ऐसे होती हैं, आप आज़ादा घूमते हैं, किसी ने किसी को चूज़ कर लिया वहीं पे शादी होगी, ऐसा नहीं होता। आधी अधूरी बात जब आगे पहुँचाई जाएगी तो मिसकंसेप्शन ही बनेगी। उस कॉन्सेप्ट को ठीक करना भी ज़रूरी है और वो वहाँ जाके वहाँ के कल्चर में रह के वहाँ से सीख कर ही आपको अंदाज़ा होता है कि कितना ऑर्गेनाइज, सिविलाइज, खूबसूरत और प्यारा कल्चर है। तो चित्राल का ये खूबसूरत कल्चर, वहाँ के नवादरात और ये कई 100 साल पुराना म्यूज़ियम, ये आप वहाँ जाएं तो ज़रूर देखें और कदर करें पाकिस्तान के इस कल्चर की जो कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हमने एक क्विक सी ब्रेक ली है बिकॉज वी डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो यौम आज़ादी तो हरमीत गुजर गया, इसका जश्न कैसे मनाया, कैसे नहीं मनाया, इस पर हम खैर एक दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को अनप्रेसिडेंट मिसाइल का इस वक्त सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खैर सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जश्न आज़ादी तो हमने मना लिया, वक्त गुजर गया, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं। यकीनन 2023 तक 1947 से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, अच्छी भी और बुरी भी, हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन माजी से हमने क्या सबक सीखा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में माजी से जो है वो कुछ ना कुछ सबक तो सीखे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 1947 में जो सूरत हाल थी वो आज 2023 के अंदर भी वैसे ही है। शायद आप समझ सकते हैं कि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं फिर भी अच्छाई जो है वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में सवाल अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए कि जितना हमने सीखना चाहिए था, क्या हमने वो सीखा या नहीं सीखा। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर 10 जमातें पूरी पढ़ लेता है तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब तक मैट्रिक कर चुका होगा। लेकिन अगर एक शख्स 10 जमातें पढ़ चुका हो और आपको पता लगे कि अभी उसके सिर्फ अलिफ बे पे का कायदा ही सीखा है, तो फिर वो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी कि आपने इतने साल 10 साल लगा के अब तक सिर्फ ये सीखा है। तो पाकिस्तान के हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में यही सूरत हाल है कि टाइम तो हमने काफ़ी लगा दिया, 76 साल लगा दिए, लेकिन जितना कुछ हमें सीखना चाहिए था शायद हम वो नहीं सीख सके। बिल्कुल मंसूर साहब, एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं, माजी की जितनी भी हुकूमतें आती है, हर हुकूमत यही बात करती है कि भैया हमें बड़े मुश्किलात हैं, बड़ी बड़ी टेंशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको ठीक करना है, बट चैलेंजेस हैं। निगरान सेटअप की बात की जाए तो अब निगरान सेटअप जब अब आ भी रहा है, वज़ीर-ए-आज़म तो आगे, दीगर काबीना ने भी आना है, तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना हो सकता है इसे? मेरे ख्याल में निगरान सेटअप के लिए जो है वो 3 मुख्तलिफ बड़े चैलेंजेस जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इस निगरान सेटअप के हवाले से तमाम सियासी जमातों को इस बात की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ये निगरान सेटअप सबके लिए न्यूट्रल ही रहेगा और ये नहीं होगा कि चंद लोगों के साथ न्यूट्रल रहे और चंद के साथ जो है वो बिल्कुल जानिबदार हो जाए और उनके साथ जो है वो सुतीली माँ वाला सलूक शुरू हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतों के हवाले से ये इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं उन लोगों के ऊपर कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया और वो गैर जानिबदार नहीं रहे। तो इस वफाकी हुकूमत के लिए एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा मेरे ख्याल में मईशत जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस निगरान हुकूमत के लिए कि IMF का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और IMF का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करे, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसा कदम ना उठा दिया जाए जिसकी वजह से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मेरे ख्याल में इलेक्शन का इनेकाद है कि ये निगरान सेटअप जो है अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर ही आया है, मुकर्ररा वक्त के अंदर रहे और जो इलेक्शंस कराना इसका काम है वो वैसे ही करवाए। ज़ियाउल हक साहब के दौर की तरह ना हो जाए कि आए तो सिर्फ चंद दिनों के लिए थे लेकिन उसके बाद एक दहाई जो है वो पूरी की पूरी गुजर जाए
और वो शख्स जो है वहाँ से छोड़ के ना जाए। तो बस ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आपने की बात की इंतखाबात की, स्पेसिफिकली हम बात करें तो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कह दिया था। लेकिन इंतखाबात अगर नई मरदमशुमारी के तहत होंगे मतलब ये कि नई हल्का बंदियाँ, और नई हल्का बंदियाँ मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर। तो इंतखाबात अभी दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कन्फ्यूजन है इलेक्शंस को लेके, ये कब तक रहेगा, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में नई हल्का बंदियां जो हैं वो तो अब लाजिम हो गई हैं, ये हर सूरत आपको करनी पड़ेंगी, इससे छुटकारा हो नहीं सकता। और अगर ये सिलसिला शुरू होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरी फोर्स के साथ ये काम अगर स्टार्ट करता है, तो तब भी हमारे सोर्सेज और तजियाकार चंद जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि फरवरी का आखिरी हफ्ता या मार्च का पहला हफ्ता जो है हर सूरत आएगा ही आएगा नए इंतखाबात के लिए। बस आप ये दुआ कीजिए कि इन हल्का बंदियों के मामले के अंदर जो है इससे आगे कहानी ना चली जाए। दूसरी बात यह कि अगर ये नहीं होती, ये हल्का बंदियाँ नहीं भी करवाई जाती और नई मरदमशुमारी जो है वो अब आपके ऊपर ड्यू है, अगर आप उसके तहत नहीं करवाते तो फिर एक गैर कानूनी हरकत हो सकती है, गैर आइनी हरकत हो सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो अब एक नेसेसिटी है, ये हर सूरत आपको करना पड़ेगा और इसकी वजह से हर सूरत इलेक्शन डिले भी होंगे। अच्छा मंसूर साहब, एक और चीज जो हमने देखा है कि चाहे वो अभी पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की जाए, नून लीग की जाए, तो निगरान सेटअप के लिए जो बातें, जो खबरें हमारे सामने गर्दिश कर रही हैं, उसमें ये बात भी काबिल जिक्र है कि भाई ये सेटअप जो है ये लंबा हो सकता है, इसका टेन्योर भी लंबा हो सकता है। तो ऐसे में सर क्या होगा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, कैसे नजर आएंगे आप? मेरे ख्याल में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक बैरोमीटर, एक रेड लाइन रखी हुई है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि फरवरी और मार्च तक जो है ये इंतखाबात डिले हो सकते हैं, लेकिन शायद उससे आगे जो है अगर ये गए तो फिर इन दोनों जमातों के अंदर भी लाल बत्ती जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनको भी फिर लगेगा कि अगर ये सेटअप आ गया है तो शायद ये लंबे काम के लिए, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि शायद फिर लंबे काम के लिए आया है, तो ये इनको भी इतना मौजू नहीं होगा। देखिए सियासतदान जो होता है ना, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के अंदर जाऊँ, और क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जाऊँगा तो मुझे ताकत मिलेगी, मुझे रेड कार्पेट मिलेगा, मुझे इख्तियारात मिलेंगे, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँगा। तो जितनी देर तक अगर ये पावर उसके पास नहीं होगी, वो झंडे वाली गाड़ी उसके पास नहीं होगी, तो उसके बगैर उसकी सियासत बेकार है। तो अल्टीमेटली ये दोनों जमातें भी एक हद तक इंतजार करेंगी, लेकिन फिर ये भी चाहेंगी कि इलेक्शंस जो है वो जल्द अज जल्द हो जाएं। ठीक है सर। अनवारुल हक काकड़ सर एक अनएक्सपेक्टेड नाम था जो कि ऑल दो सामने आ गया, अब निगरान वज़ीर आज़म है वो, और आपको पता है निगरान सेटअप का ऑल दो काम ये कि ट्रांसपेरेंसी से इंतखाबात कराया जाए। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुजर है, सियासी मसाइल हो, मुआशी मसाइल हो, एक अंबार लगा हुआ है, तो जो आने वाले दिनों का प्रेशर है इलेक्शन समेत, क्या वो बेयर कर सकेंगे? अनवारुल हक साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है जिसकी मेरे ख्याल में अगर मैं तारीफ ना करूं तो नाइंसाफ़ी होगी। उनके अंदर पेशेंस बहुत है। मैं उनको को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मेरा एक ऐसा टेन्योर था जिसमें मैं को 3-4 दिन जो है मुसलसल इनसे रोज़ाना की बुनियाद पे मिलता रहा और कई घंटे हम इकट्ठे बैठे होते थे। तो मैंने उसके बाद उनकी पर्सनालिटी के हवाले से जो एक चीज़ मैंने अक्स की, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, अगले की बात सुनना जो है वो उनको आता है। एक अच्छे सियासतदान का, एक अच्छे इंटेलेक्चुअल का जो एक उसकी जो पावर होती है वो ये होती है कि वो सिर्फ बोलना नहीं अच्छा जानता हो, सुनना भी अच्छा जानता हो। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की ये एक बड़ी अच्छी आदत है। तो मुझे इनकी जो स्ट्रेंथ लगती है सबसे बड़ी वो ये है कि शायद ये सबको लेके इकट्ठे चल सकते हैं, ये सबके साथ बना के रखेंगे। वो इनकी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो कि चंद लोग तो इनके बहुत करीबी हों लेकिन चंद दीगर अफराद जो है वो इनसे नाराज रहें। मेरे ख्याल में इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि सबको इकट्ठा लेके चल सकते हैं, और अगर इसी ताकत का इन्होंने इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। चलिए जी, टीम मंसूर साहब, एक और चीज जो हमने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम हम गुज़िश्ता अरसे से देख रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि एक तो निगरान सेटअप आ गया, लेकिन आगे आने वाला जो सियासी मंजरनामा है मुल्क का, उसको आप कैसे देखते हैं सर? कैसे तब्दील होगा आने वाले दिनों के अंदर? अगर मैं सिर्फ अगले 1 महीने की बात करूं तो 2 बड़ी चीज़ें जो है मैं होते हुए देख रहा हूं। एक तो बल्कि 3, बल्कि आप समझ लीजिए। एक जो सबसे बड़ी तब्दीली आएगी वो तो जाहिर बात है चीफ जस्टिस के टेन्योर में आएगी, और अब तकरीबन 1 महीना और 1 दिन रह गया है मौजूदा चीफ जस्टिस की मियाद ख़त्म होने में, तो एक नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आएंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नवाज शरीफ साहब की वापसी है। ये कहा जा रहा है कि 20, 21, 22 सितंबर तक जो है नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो 1 से 2 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा मुझे लगता है डिले हो नहीं सकेगा, शायद इससे पहले भी हो जाए, कि इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाएगा।
तो इमरान खान साहब अगर ज़मानत पे रिहा होते हैं और नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ जाते हैं तो ये एक बड़ा अनहोनी होगी, बड़ा एक रेयर Unexpected मोमेंट होगा combination होगा। कि इन दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो ताकत में नहीं होगा, दोनों ही जो है वो इक़्तिदार के बगैर होंगे, दोनों ही जो है वो सियासत के मैदान में होंगे। ठीक है। और फिर देखते हैं कि ये दोनों सियासतदान जो है वो किस तरह अपनी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे। और हरमीत, एक बात बिल्कुल ठीक है कि जो ग्लिचेस है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब दूर होते जा रहे हैं। जितनी बात की जा रही थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लेके, अब वो चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। इंतखाबात को लेके भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इसका लास्ट में उन्होंने जिक्र किया ना कि अगर आ जाते हैं वापस नवाज शरीफ तो फिर चीज़ें और डायनामिक से तब्दील हो सोहा, कल जाएंगी। आपने देखा होगा सदर मुमलिकत का जो खिताब था उसमें उससे पहले आर्मी चीफ ने जो खिताब बिल्कुल किया खिताब उसमें किया। 9 मई का जिक्र पीएम हुआ काबुल था में। कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन दूसरा जो खिताब अगर सदर साहब का अगर आप देखें तो उसमें यही बात थी कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जिन मसाइल का बहरान का हमें इस वक्त सामना है, उससे बेटर है कि हम तमाम तरह स्टेक होल्डर मिल के बैठें और इसके लिए कोई लाएमल तय करें। तो मेरे ख्याल में ये ज़बरदस्त चीज़ है कि माजी में हमने एहतसाबात की तमाम तरह चीज़ें हमने देखी, जेलों में डाल के देखा, केसेस देखे, लोगों को अंदर करके देखा, लेकिन सिस्टम उसी तरह चलता रहा। वही पार्टी वही लीडर आज भी जिंदा है और उनकी पार्टी सिस्टम आज भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो बहरान है, जो सिस्टम चल रहा है और जो मसाइल का मायूसी के जो बादल छाए हुए हैं, मुझे लगता है कि सबको मिलकर बैठना होगा और कहीं ना कहीं एक हल निकालना होगा ताकि इस मुल्क को, इस रियासत को दुरुस्त रास्ते पे बिल्कुल ठीक है। इसको तमाम गामजन कर सियासी दिया जमातों जाए। को, तमाम महकमाजात को एक पेज पर आना ही पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के मिसाइल के हल के लिए बातचीत की जा सकेगी। एक हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है कि हफ्ते में 2 दिन या मैक्सिमम हमारी कोशिश हरमीत अब ये भी है कि हम इसको 3 दिन पे भी ले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज वी आर गेटिंग गुड फीडबैक ना। तो बुक रिव्यू का जो ये सेगमेंट है, आज हम दूसरे घंटे का आगाज़ इससे कर लेते हैं। चूँकि 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी हम सब ने मनाया, तो मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अहमद साहब हमेशा जब किताब का इंतखाब करते हैं तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रखते हैं कि दौरे हाजिर में इस चीज़ की कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो तारुफ करा देती हूँ। वैसे इस एक सेगमेंट में मैं अपने होस्टिंग के फ़राइज़ ना अहमद साहब को देना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा बोलूँ ना। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप सर? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आपको बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। आपको भी, आप बल्कि आपको बर्थडे की भी मुबारकबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो हमेशा आप वहाँ पे अच्छा सिलसिला जारी रखते हैं अपना, और आपको वहाँ से भी इसका बहुत रिव्यू मिल रहा जी, होगा, बहुत बुक अच्छा रिव्यू का। तो आज की किताब से आगाज़ कर लेते हैं। इकबाल और शेक्सपियर। कहा जाता है कि इकबाल की तसानीफ और उनकी जो शायरी है, उन्होंने जितना लिखा उसमें शेक्सपियर के जो आंसर है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। दुरुस्त है। पढ़ने और ज़ौक़ बाज़ौक़ लोग जो हैं उन्हें जो पढ़ते हैं वो यही कहते हैं। तो आप इस हवाले से बुक के इंतखाब से लेके और इसकी इंतखाब की वजह ज़रूर बताएं हमें। जी, पहली बात तो जैसे आपने फरमाया कि चूँकि इंडिपेंडेंस डे अभी गुजरा है तो इस मुल्क का जिसने ख्वाब देखा है वो हज़रत अल्लामा इकबाल हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं यही चाह रहा था कि हम हज़रत अल्लामा इकबाल पर कोई इल्मी अदबी गुफ्तगू करें। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक थीसिस जो पब्लिश्ड फॉर्म में किताब की सूरत में आया इजाज़ुल हक साहब का। ठीक है, ठीक। तो इन्होंने इजाज़ुल हक साहब ने बड़ी शानदार तरीके से इस किताब को लिखा है और इसके 8 चैप्टर्स बनाए। इसकी चैप्टराइजेशन जब उन्होंने की है तो बड़ी इंटेलिजेंटली की है। अच्छा जी। और मुझे ये किताब पढ़ते हुए मुसलसल ये एक एहसास हो रहा था। इकबाल का ही एक शेर है बड़ा अच्छा, वो ज़हन में आ रहा था। वो कहते हैं कि पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब, रूह में अब तक है बाकी दर्द व कर्ब। खुद कह रहे हैं कि मैंने शर्क के और गर्ब के, मशरिक के और मगरिब के दोनों उलूम पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी अब भी रूह में दर्द और कर्ब है। तो अच्छा, आगे मौलाना रूमी जवाब देते हैं, दस्ते हर ना अहल बीमारत कुनद, सुए मादर आगे तीमारत कुनद, कि हर ना अहल बंदे के पास जाते हो उसने तुम्हें मजीद बीमार कर दिया है, माँ की तरफ आओ जो तुम्हारी तीमारदारी करे। क्या बात है, तो ये है। तो मैंने ये शेर इसलिए सुनाया इकबाल का कि इकबाल ने वाक़तन मशरिक और मगरिब के सारे उलूम पढ़ रखे थे। ना सिर्फ उलूम बल्कि फ़नून पे भी उनकी दस्तरस थी। शायर तो वो खुद थे और शायरी फ़न है और फ़लसफ़ा इल्म है और मदर ऑफ ऑल साइंसेस है फ़लसफ़ा। तो इकबाल पर कलम उठाने वाले को भी
मशरिक़ व मगरिब के उलूम पर दस्तरस होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दरअसल आपसे मैं ये सवाल भी करना चाह रही थी, लेकिन आपने इसको गुफ्तगू का आगाज़ खुद ही कर लिया इस चीज़ से कि इकबाल पर लिखने वाले जो है ना, उनके लिए भी कितना ज़रूरी है ये किताब पढ़ना? बहुत ज़रूरी है, यही मैं बिल्कुल आपने सही तरफ निशानदेही फरमाई है। एजाज साहब ने इससे पहले इकबाल और साइंसी जो तसव्वुरात हैं उस मौजू पर भी एक बड़ी अच्छी किताब लिख रखी है। एजाज साहब बहुत पढ़ते हैं और यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर इकबाल पे लिखना है तो इकबाल जितना पढ़ा लिखा ना सही, कम से कम उन डोमेन्स में काम ज़रूर कर रखा हो, इकबाल को ही पढ़ना ना, एग्जैक्टली पढ़ लें, वही पढ़ लें। और लिखना है तो। बिल्कुल, और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम तो, हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हम तो फ़लसफ़े का जो गेटवे है वो हमारे लिए इकबाल है। हम इकबाल की वजह से फ़लसफ़े में दाखिल होते हैं। और हमारे लोग जो MA फ़लसफ़ा करते हैं, अगर MPhil PhD करते हैं, तो सामने आइडियल एक इकबाल होता है, भले बाद में उससे इख्तलाफ भी कर लें। तो ये जो इकबाल के बारे में इन्होंने लिखा है, जाहिर बात है जब आप किताब लेके आते हैं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी आ रही है। जी 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 भाई किताब की बात करते हैं। सोहा ने भी बात की, जो सवाल के बड़े मज़े का था। किताब जब आती है और हमारी कोशिश होती है देखने वाले या जो पढ़ने की शौकीन है कहीं ना कहीं इस किताब के आसपास से गुजर जाएं और देख लें। इस किताब की अगर बात की जाए तो क्या ऐसी ख़ास बात है जो पढ़ने के लायक है? कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ जो है फ़ायदा भी हो सकता है, और पढ़ना जो लोग इकबाल को चाहते हैं या शेक्सपियर को चाहते हैं, उनको क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है? जी हरमीत, एक तो ये कि इसमें 8 जो चैप्टर्स हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन है वो बड़ी शानदार है। इसमें 4 जो चैप्टर्स हैं वो फ़लसफ़ियाना है, इकबाल और शेक्सपियर के फ़लसफ़ियाना अफ़कार का एक तकाबुली जायज़ा है, कंपैरेटिव एनालिसिस है जी, फिलोसॉफिकल है बिल्कुल। दूसरा, बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं, 4 और 3 7, जो 3 चैप्टर्स हैं वो प्योरली लिटरेरी हैं। शायरी है उसमें, मतलब इकबाल और शेक्सपियर की इमेजरी का तकाबुल है, इकबाल और शेक्सपियर की सिम्बोलिज़म का जो है वो तकाबली जायज़ा है। और एक जो है वो दोनों पे मबनी है, यानी अगर आप फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं या आप अदब के तालिब इल्म हैं, और अदब भी आप अंग्रेज़ी अदब में चाहे मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, या उर्दू अदब में, या फॉर दैट मैटर फ़ारसी अदब में या अरबी अदब में कर रहे हैं, तो ये किताब आपको इतना कुछ एक ही सिटिंग में, एक नशिस्त में समझाएगी कि शायद आप मुतअद्दिद किताबों के मुताले के बाद भी इस काबिल ना हो। इसमें बेशुमार हवाला जाते हैं, कोई ऐसी बात उन्होंने हवा में नहीं की हुई। चूँकि ये तहकीकी मकाला है इनका और इसको 2019 में बेस्ट बुक ऑन इकबाल का अवार्ड भी मिल चुका है। तो इन्होंने मेहनत की है, जी हाँ, मेहनत के साथ, लगन के साथ तहकीक की है। एजाज साहब ने तहकीक का फ़र्ज़ भी निभाया है, तनकीद का फ़र्ज़ भी निभाया है, और बड़ी आला लेवल का इंतकाद जिसे हम कहते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, वो शेक्सपियर पे भी और इकबाल पे भी एक चैलेंज था हरमीत, कि शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा अंग्रेज़ी में लिखा, और अंग्रेज़ी भी क्लासिक, और हज़रत अल्लामा ने जो लिखा वो उर्दू में लिखा और फारसी में लिखा और अंग्रेज़ी में लिखा, इन तीनों ज़ुबानों में। और इस किताब की ज़ुबान है अंग्रेज़ी, उर्दू। तो इन्होंने, एजाज साहब ने, आप सोचें कि शेक्सपियर को उनकी अपनी ज़ुबान में पढ़ा, इकबाल को उनकी अपनी ज़ुबान में पढ़ा, फ़ारसी वगैरह को, तो मुझे ये शिकवा भी ज़रा पैदा हुआ। आई कैन ओनली इमेजिन कि जो आप बता रहे हैं कितना थॉरली उन्होंने वो फ़ारसी हो, वो उर्दू हो, वो इंग्लिश हो, लिटरेचर हो, सबको पढ़कर ये मजमूआ हमें बना के दी है। जी हाँ, कितना कीमती मजमूआ है ना। लेकिन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इस चीज़ को, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जितनी भी शायरी है जो हमने किताबों में पढ़ी है, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, चलो उनकी बात कर लेते हैं, उनके अकायद का एक अंसर उनकी शायरी में हमेशा वाज़े पाया गया। लेकिन अगर आप शेक्सपियर को कनेक्ट कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के साथ और उनकी शायरी के साथ, या उन्होंने जो भी लिखा, शेक्सपियर एक फ्री थिंकर है, हमने हमेशा देखा है। और जो जितना भी हमने इनको पढ़ा है ना, मतलब नौजवान नस्ल को कुछ भी नहीं तो एक कोट शेक्सपियर की ज़रूर याद होती है। तो इसको कनेक्ट करना कितना, कैसे ये इम्तिजाज हुआ? जी, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, और मुझे खुशी है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इकबाल पर इसमें कोई शक नहीं है कि उनका सारा फ़िक्र और फ़लसफ़ा और शायरी तौहीद के बीज से फूटती है। वो तौहीद पे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश से तू मुस्तफ़वी है। तो आप देखेंगे कि उनके तमाम जो तसव्वुरात हैं उस पर तौहीद की छाप है। बल्कि हरमीत मुझे जो है ना सेकंड करेंगे कि हज़रत बाबा गुरु नानक जी को जो अप्रिशिएट किया अल्लामा इकबाल ने, वो भी इसी तनाजुर में किया कि यहाँ पंजाब की ज़मीन पर तौहीद का, वहदत का गीत गाने वाला वो गुरु नानक जी थे, बाबा जी। जी है। तो शेक्सपियर जब था वो तो ज़ाहिर है अब से बहुत 100 साल पहले था, उस वक्त उसके सामने नंबर 1 क्रिश्चियनिटी थी, नंबर 2 यूनान के मज़ाहिब थे, और नंबर 3 उसके पेशरो शुअराए कराम थे। जैसे कहते हैं स्पेंसर के बहुत सारे असरात थे उस पर, फिर अफलातून के बड़े असरात थे उस पर, उसने अफलातून को पढ़ रखा था, और फिर ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी उस पर थी। तो इन तीनों के जो असरात हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा उसका एक अपना ख्याल था, वो वक्त को मिसाल के तौर पे, इसमें एक चैप्टर है
तस्वुर वक्त, इकबाल का भी और शेक्सपियर का भी। तो वो अहमद साहब, एक और चीज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जितने लोगों ने पढ़ा है, आप जैसे साहिब इल्म लोग जो हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी के हवाले से बात की जाए, अगर उनकी शायरी के हवाले से, उनके कलाम के हवाले से बात की जाए, तो वो कौन सा स्टेज था? क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पोर्ट्रे बड़ी ऐसी की हैं कि शायद अल्लामा इकबाल जो है सारी उम्र उससे वो ख्वाब देखते रहे, और या वो बहुत ज़्यादा जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी हम करीब तर लेके गए हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ में कौन सा वो स्टेज था जहाँ से वो तौहीद की तरफ आए? जिस तरह उन्होंने बहुत सारे से कलाम लिखे हैं और फिर मज़हब इस्लाम के हवाले से उनके ज़बरदस्त अफकार मौजूद हैं, तो इससे कबल अगर उनकी शायरी पढ़ी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें में अलग नज़र आती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, वो चूँकि फितरी तौर पे शायर थे और तजस्सुस उनके अंदर था, तो इब्तदा में ही उन्होंने सैयद मीर हसन से बहुत सारे उलूम अरबी फ़ारसी वगैरह वो सीख ली थी, और जो मज़हब का जो सीड था वो उनके वालिद साहब की तरफ से था। लेकिन उन्होंने स्ट्रे रिफ्लेक्शन में जावेद इकबाल साहब ने लिखा है, इकबाल की डायरी है स्ट्रे रिफ्लेक्शन, उसका जो प्रेफेस है, मैं वही जिक्र करना चाह रहा था। हाँ, उस पर उन्होंने लिखा है कि इकबाल चूँकि मुतजस्सिस ज़हन था, तो वो जितने भी उनके मजहबी अकायद थे उन्होंने सस्पेंड कर दिए एक वक्त आके, जब वो फ़लसफ़ा पढ़ रहे थे। तो वो जो ज़माना था उसको हिजाब का ज़माना है कि उनका कोई अकीदा नहीं रहा, ना किसी को डिनाई कर रहे हैं, ना किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अलबत्ता जुस्तजू जारी थी। उस दौर में इकबाल ने बड़ी दिलचस्प बात की, वो कहते हैं कि उस दौर में मुझे काफिर होने से वर्ड्सवर्थ ने बचाया और तहरिया होने से वर्ड्सवर्थ ने बचाया। अब देखें वर्ड्सवर्थ की जो फितरत के साथ जो एक मुकालमा है, फितरत इटसेल्फ, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कलाम है वो कुरान है और अल्लाह ताला का जो अमल है वो ये दुनिया है। तो इस दुनिया को देखेंगे आप तो जाहिर है आप इसके बनाने वाले की तरफ खुद ब खुद आपका ध्यान जाएगा। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो फितरत का शायर था और उसने शानदार जो है ना वो चीज़ें लिखी हैं, और इकबाल पर इस पे वर्ड्सवर्थ की भी बड़ी गहरी जो असरात हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इकबाल ने खुदा न खास्ता तो कुछ चीज़ें उठाई और उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं है। बड़ा आदमी हर बड़े चश्मे से सैराब होता है और उससे फैज़याब होता है। इकबाल भी फैज़याब हुआ, रूमी से, सादी से। बात कर रहे हैं, ये देखा भी जाता है और ये कहा भी जाता है कि मुख्तलिफ अनगिनत शोरा और जो फ़लसफ़ी रहे हैं उनके तमाम अहम अनगिनत की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के असरात हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में नज़र आते हैं। जी, जी, जी। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना और फिर एक चीज़ सामने लेके आना। मतलब कुछ लोग सिर्फ चंद एक शोरा को देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं। जब आपको इतनी चीज़ों का इम्तजाज मिल जाता है एक चीज़ में, और एजाज़ुल हक साहब की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, मकसद उनका इन दोनों चीज़ों को मर्ज करने का क्या था? मैं चाहती हूँ इस कन्विंस करने के लिए हम क्या आवाम को बता सकें कि हमें क्यों ये किताब पढ़नी चाहिए। इसलिए कि बरतानिया वाले कहते हैं कि वो हज़रत अल्लामा का एक मिसरा है, उससे मैं बताता हूँ। बमुल के जम न दहम मिसराए नज़ीरी रा कसे के कुश्ते नशुदस कबीलाए मानिस्त। कहता है कि जो नज़ीरी का ये मिसरा है कि जो मारा ना जाए वो हम में से नहीं है, इस मिसरे पर मैं मुल्क के जम यानी जमशेद का जो मुल्क है यानी ईरान वो दे सकता हूँ। तो यही बात शेक्सपियर के बारे में बरतानवी लोग करते हैं कि आप हमसे इंग्लैंड ले लें, हम शेक्सपियर किसी कीमत पे नहीं देंगे। तो शेक्सपियर अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा शायर है, और इकबाल जैसा आदमी जब खुद अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ता है और पढ़ाता है तो शेक्सपियर की मोहब्बत में उसमें पूरी तरह, जैसे पंजाबी में कहते हैं, नक्को नक डूब जाना। ये नामुमकिन था कि इससे बच जाते हैं। तो शेक्सपियर सबका इमाम है। वो ड्रामा लिखता है, जब उसने बहुत काम किया, सुहा उसने बहुत काम किया। उनके सोनेट्स हैं, ड्रामे हैं, और ट्रेजेडी ख़ास तौर पे उसका जो है ना फोर्टे है। तो हर शख्स जो है ना वो कश्ती दिल के लिए सैल है दे शबाब वाली बात है कि गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से। आप जवान हैं और आपको गम लग जाए तो आप बर्बाद हो जाते हैं, और ये जो बर्बादी है ये इकबाल ने भी महसूस की है। और इकबाल गोइटे की जो नॉवलेट है सारोज ऑफ यंग वर्थर, वो कहते थे कि 30 साल तक आप अगर नहीं है तो आप ये ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा, लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर कर देगा। तो इकबाल भी शेक्सपियर की ट्रेजेडी से। अहमद बाजी, एक और चीज़, शेक्सपियर को अगर हमने पढ़ा है या बहुत सारे स्टेज जो ड्रामे हमने देखे हैं या अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से बात की जाए, कमाल है ये लोग, अजीम है ये लोग। और जिस मनसब पर उन्होंने बैठकर वो काम किया, मेरे ख्याल में ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। बस ये आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे नौजवान, हमारा सेगमेंट करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं किताबों का शौक रखते थे, ज़ौक़ रखते थे, और कहीं ना कहीं साइड लाइन पे हो गए, और कई नौजवान जो आना चाह रहे हैं दोबारा किताबों की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी इस बात का है कि किताब उठाएंगे पता नहीं इसमें क्या होगा, समझ आएगी या नहीं
आएगी। इंतखाब। बहुत सारे नौजवान ये सवाल करते हैं, पाजी आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर ये नौजवान सवाल करते हैं कि भाई किताबें पढ़ने से क्या ये तो भूल जाएगा बंदा, किताबें पढ़ ली शायद हम भूल जाएं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई भूल जाते हैं? आपका तजुर्बा क्या है? मेरा तजुर्बा ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान के दिमाग को आर्किटेक्ट किया तो कुछ इस अंदाज से किया कि इल्म हर वक्त आपके साथ चलता है लेकिन आपके सामने नहीं रहता, सामने उस वक्त आता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐन वक्त पे आपका बात है, इल्म बड़ी उछल बात के है। लाशऊर से शऊर में आता है और क्या आपकी बात हेल्प है। करता है। तो आप 100 किताबें पढ़ते हैं या 1,00,000 किताबें पढ़ते हैं, हर किताब अपने वक्त पे दस्तक देगी आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हर किताब हर आपके शऊर में मौजूद हो और आपकी रैम में भरी रहे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, आपने ज़िंदगी में क्या बाकी बात काम भी है, तो क्या करने बड़ी हैं। बात की है। तो इसलिए मेरा भी तजुर्बा ये है कि बिल्कुल किताबें पढ़ते चले जाना चाहिए। अच्छा, ये आपकी गुफ्तगू बताएगी, एन वक्त पे आप कभी शेक्सपियर को कोट कर रहे होंगे, कभी गोएटे को, कभी की इकबाल को। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना आखिरी सवाल आपसे करूँगी, लेकिन उससे पहले ना आपने अक्सर देखा होगा ऐसे करके ना पहले अखबार में कुछ दिए जाते थे आपको, पकोड़े समोसे जी, वगैरह ना अक्सर औकात। तो मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा मुझे कहा कि बेटा जब आपको अखबार में कोई रोटी दे या कुछ, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात है, तो वो जो अखबार का पीस होता है इसमें कोई चीज़ रख के दी जाती है, आप उसको भी पढ़े बगैर नीचे ना फेंके, बहुत अच्छा। क्योंकि आपने अगर उसको कुछ क्या पढ़ बात, लिया ना क्या और बात। उसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपको उस वक्त आपने सिर्फ उसको पढ़ लिया, लेकिन वो याद तब आएगा जब उसकी ज़रूरत पेश आएगी। एग्जैक्टली तो आपके पास कोई भी चीज़ आपको मिले गिरी हुई पड़ी हुई, उसे पढ़ ले, वो आपके ज़रूर काम आएगी। बिल्कुल, खैर, बिल्कुल, इससे लास्टली जाने से पहले मैं चाहती हूँ क्रक्स और क्लाइमेक्स ज़रा मिक्स करके हमें इस किताब का बता दें। जी, इसका मेरा ख्याल है कि फ़लसफ़े के लोगों के लिए तसव्वुर वक्त जो है वो शेक्सपियर का और इकबाल का ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। शानदार चैप्टर है, ज़ाती तौर पे मुझे भी बड़ा पसंद है, क्योंकि इकबाल कहते थे कि जो तसव्वुर वक्त है ये ज़िंदगी और मौत का मसला है मुसलमानों के लिए, और वो तरह तरह की मिसालें भी दिया करते थे और बरगसां से बड़े मुतासिर थे। और आप जानते हैं कि मस्जिद खुर्तबा का जो आगाज़ है वो उन्होंने सिलसिलाए रोज़ शब नक्श गरे हादसात इससे शुरू किया। और दूसरा जो है वो हर शायर के लिए, ये तो था पहला फ़लसफ़ी के लिए, अगर आप शायरी करते हैं और अगर आप अदीब हैं, अदब लिखते हैं, तो आपके लिए जो इसका इमेजरी वाला जो वो है चैप्टर वो बड़ा शानदार है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि इकबाल ने काला रंग, ब्लैक कलर और शेडोज, साए, उनका इस्तेमाल बड़ा कम किया अपनी शायरी में। अच्छा। अलबत्ता नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, ये सब इन रंगों का इस्तेमाल किया। नंबर 1। नंबर 2, रोशनी का बड़ा जिक्र किया। तो हम जानते हैं कि इकबाल की शायरी में हरकत है और हरारत है, और हरारत का मतलब Optimism ज़्यादा है है। ऑप्टिमिज्म है, जिसका मतलब रोशनी। लेकिन है। शेक्सपियर के यहाँ जर्द रंग बहुत ज़्यादा है, और चूंकि वो ट्रेजेडी, उनकी ट्रेजेडी की वजह से ही शेक्सपियर है। वो चाहे रोमियो जूलियट हो, चाहे हैमलेट हो, ये ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। इंसान अपने यानी ही दुख करीब से गुजरे ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ पे स्याह रंग या जर्द रंग ज़्यादा है। जर्द रंग वही पेल उदासी, वो कहते हैं किसी को आप जर्द गुलाब ना दें क्योंकि आप इसका मतलब है उदासी के जरासीम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमेशा पिंक गुलाब क्या दें या बात लाल है। गुलाब दें। आज तो यानी सिंपल इज दैट कि जो उस दिल्ली के शायर और राइटर को हम पढ़ते हैं माजी के, तो कहीं ना कहीं दुख की झलक वो चीज़ हमें नजर आती, क्योंकि दिल्ली हमेशा शिकार रहा है बिल्कुल। बाहर से आने वाले हमलावर का। बिल्कुल। मीर साहब के बारे में कहते हैं, हरमीत जाते जाते हमारे उस्ताद कहते थे, 3 दाल याद रखें जब आप मीर को पढ़ रहे हैं, दिल्ली, दर्द और धुआं। तो मीर की शायरी में ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। दर्द और धुआं लिख लिया है मैंने, ये बात आप भी लिख लें, क्योंकि अहमद हमाद साहब जो बातें करके जाते हैं ना, वो हमारे तो बहुत गहरा असर रखती हैं। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी इस बात पर कन्विंस हो गए होंगे कि किताब का इंतखाब वो करके लेके आते हैं आपके लिए। कोई भी एक किताब बस पढ़ना शुरू कर दें, ये सिलसिला ऐसा चल निकलेगा कि वो दूर तलक आपको भी ले जाएगा और ख़ुद भी जाएगा। वैसे बहुत शुक्रिया आपके आने खिलाने का। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है स्पोर्ट्समैनशिप आपको बहुत कुछ सिखाती है, और बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स में आप कोशिश करें कि उनको इंडल्ज रखें, उनके माइंड को खास तौर पे हरमीत, क्योंकि वो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना, सिविलाइज्ड होना, ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स जो कि बचपन से बच्चों की बन जाती हैं, वो सिर्फ खेलों की वजह से होती है। हाँ, क्रिकेट की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली पिछले चंद दिनों में ऐसी अच्छी अमेजिंग और प्यारी प्यारी खबरें आ रही हैं ना हमें खेल के मैदान से, कि कभी हम हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, और अब चलें बात कर लेते हैं चेस की। एक ऐसी गेम जो कि मैं समझती हूँ रिटायर्ड बंदे हों, बैठे हों, माइंड एक्सप्लोर कर रहे हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हों, तो आप उनको चेस खेलता हुआ देखते हैं। लेकिन आज मेरे पास, ऑब्वियसली आपने इससे पहले बहुत सारी स्क्रीन्स पर देखा होगा, लेकिन एक क्रेडिट गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम को भी जाता है कि जनाब हमने जल्दी से क्विकली अप्रोच किया किसको, आयत आसमी को, जो कि इस वक्त वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान पहुंची है और फौरी तौर पर गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेट पे भी हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। मैंने थोड़ा सस्पेंस रखा था कि आयत से आपकी मुलाकात कराती हूँ, लेकिन छोटी आयत से मुलाकात कराती हूँ। ये सिर्फ 10 साल की है, लेकिन ऐसी गेम जो सिर्फ माइंड गेम कहलाती है, तो बचपन से ही इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये जानने के लिए इनकी वालिदा साहिबा भी हमारे साथ सेट पे ही मौजूद है, जिन्हें हम सिद्रा भट्ट कहते हैं। कैसी हैं आप सिद्रा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर Thank और you. कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। Thank you. आपसे पहले जान लेते हैं, हाउ इज यू फीलिंग लाइक? आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई 3 साल से चेस खेल रही है एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हर कोचेज थॉट यू नो ये बहुत अच्छा कर सकती है, शी हैज़ एप्टीट्यूड। जैसे बच्चे उछल कूद में बिजी रहते हैं, बट शी वुड सिट एट वन प्लेस And 3-4 think about all घंटे। these things. जी अब जैसे ये 5-6 घंटे भी बैठ के चेस खेलती रहती है और ये एक ही जगह पर बैठ के खेलती रहती है विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। बच्चे भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, But no, दिमाग she- लड़ाती रहती है जी, ना बस, बिल्कुल। और फिर दिमाग की गेम चेस। तो फिर आयत ये बताएं कि पहली दफ़ा जो है वो चेस कब खेली थी और कब पता लगा कि आई कैन प्ले दिस गेम द मोर देन एनीथिंग, ना मतलब सबसे बेहतर मैं खेल सकती हूँ? मैंने ये चेस को अपनी खाला के घर देखा था सबसे पहले, और फिर मेरी जो खाला थी उन्होंने एक चेस कोच रखे थे सर जाहिद, और अभी मैं सर आमिर से कोचिंग ले रही हूँ। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट कश्मीर डे पर था और उसमें मैं वाह। सेकंड आई थी। सेकंड आई थी। अच्छा, अब ये जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा। है, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी जी हरमीत। कितनी क्यूट है माशाल्लाह। Exactly. वैसे माइंड की गेम है, और माइंड की गेम की बात जब आती है तो फिर कहा जाता है कि दिमाग बहुत लड़ाया जाता है। तो पुत्र ये बताओ कि एक तो हम बड़े खुश हैं आपको देखकर और आपकी कामयाबी Yes. को देखकर, लेकिन पुत्र ये बताओ कि बादाम बहुत ज्यादा खाती हो, अम्मी क्या खिलाती है ज्यादा? बोलती है बेटा ये खाओ तो दिमाग ज्यादा चलेगा। बादाम कितने खाती हो, मतलब दिमाग इतना तेज कैसे है? हरमीत पाजी ये पूछ रहे हैं। मैं बादाम खाती हूँ। कितने खाती हो दिन में? वाह। मतलब अम्मा कितनी दफ़ा खिला देती है? अम्मा बस खिलाती रहती है मुझे, मैं खाती रहती हूँ। बस ये। अच्छा, वैसे कि मैं पूछूंगी सिद्रा से कि ऑब्वियसली बच्ची जो है ऑब्वियसली मतलब बचपन से अगर आपका इतना अच्छा जहनियत होती है, IQ लेवल इतना अच्छा होता है, आप इतने ज़हीन होते हो, तो इसमें अम्मा अब्बा का क्या किरदार होता है? लेकिन उससे पहले आज आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ इज फीलिंग लाइक एट दैट टाइम जब नेम अनाउंसमेंट होती है एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? सो वो एक छोटी उम्र में आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, पाकिस्तान को फ़ख्र से बुलंद करने के लिए, तो वो फीलिंग कैसी थी और क्या महसूस किया आपने उस वक्त? बहुत हैप्पी थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लाइक बहुत प्राउड फीलिंग आई थी। नर्वस नहीं हुई ज़रा भी? मैं इतना नर्वस नहीं आई थी मैं। खेल के दौरान भी नहीं? मतलब आपके सामने जो लोग थे ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्ट और दे आर एक्सपर्ट इन देयर ऑन फील्ड और जो भी था, लेकिन आपको ये ऐसा पॉइंट हो जिसमें आपको हुआ यार यहाँ पे ज़रा मसला है, दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ेगा? एंड लाइक लास्ट गेम में होया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने क्योंकि बहुत फंस गई थी पोजीशन। तो फिर कैसे निकली? वो पॉइंट बताएं जहाँ आप फंस गई थी, तो फिर कैसे निकली? मैंने अपना बिशप दे दिया था पॉन के बदले में, फिर निकल गई थी और जीत गई मैं। देखा, ये एक्सपीरियंस बहुत है, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, है। वैसे सिद्रा जी भी हमारे साथ हैं, तो अब आपसे जानना चाहेंगे सिद्रा जी कि अगर इस आयत को देखें, इन ट्यून को देखें, फिर दिमाग की बात की जाए, आजकल तो वैसे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी, खासकर मोबाइल की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। हाँ। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आयत कुछ कर सकती, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा डिफरेंट है, और क्या कुछ सवालात वगैरह जो है इसके दिमाग में पहले से आते थे जो आपको कहीं ना कहीं शौक भी कर लेते थे कि भाई क्या हो रहा है आयत के साथ? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस, मेरे 3 बच्चे हैं, सो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई थिंक एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। या और एक ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसको मैंने बहुत पहले स्टडी किया था कि एवरी चाइल्ड इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, You can make one ordinary child, you can turn one ordinary child into extraordinary. So I wouldn't say कि आयत कोई extraordinary थी. I think she was a normal child. Okay. जैसे सब बच्चे अच्छा। खेलते हैं. But मैंने अपने शायद सभी बच्चों को ये freedom दिया हुआ है कि whatever they want to explore, whatever they want to can. do, they can do. So when she liked chess and she said I want to play it, so I hired a coach and मैंने इसको कहा कि आप खेलना शुरू कर दो. उसमें आई थिंक ग्रेजुअली शी लर्नड इट एंड देन उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ दैट यू नो आज माशाल्लाह शी इज़ लाइक यू नो हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा सिद्रा, एक और चीज़ जो हरमीत पाजी ने सवाल किया उसका ही सब क्वेश्चन ये है कि हमें डायग्नोस करना पड़ता है ना, क्योंकि आपने एज अ मदर आप देखते हो कि एक चीज़ बच्चे में ऐसी कौन सी स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिर आप उसे ग्रेजुअली पॉलिश करते हो, फिर उसे कैच करते हो, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के मेरे ख्याल से तमाम वालिदैन नहीं करते। हम उनको लेट देम डू वाली पॉलिसी ज़्यादातर वालिदैन ने आजकल अपनाई हुई है, लेकिन आपने चूँकि उसे चूज़ भी किया फिर पॉलिश भी किया, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से इस चीज़ को वालिदैन को डायग्नोस करना चाहिए कि ये फील्ड है और ये चीज़ है, बच्चों को इसमें आपको एक्सपर्ट बनाना चाहिए? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली पेरेंट्स की ही है
एंड वही बात है कि आप जितना अपने बच्चों को यू नो यू आस्क देम, या आप देखो खुद से नोटिस करो कि आपके बच्चों का एप्टीट्यूड किस तरफ जा रहा है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू लेट देम डू इट। और हमारे यहाँ एक जो वो बड़ा है कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, गेम्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आयत माशाल्लाह, बिकॉज चेस तो गेम ही ऐसी है विच इज़ अ माइंड गेम, और ये बाहर के मुल्कों में तो करिकुलम का हिस्सा होती है, स्कूल्स में बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि ये पढ़ाई के बिल्कुल, और ये आपको पढ़ाई में हेल्प करती है। गुड गुड। आयत, अगर हम देखें आयत, अगर हमारे स्कूल में जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जिस बच्चे का दिमाग चलता था तो हम उससे बहुत सारे काम कर लिया करते थे। थोड़े बहुत, मैं ज़्यादा शरारती टाइप बच्चा था तो मेरे काम हो भी जाते थे। आपसे जानना चाहेंगे आयत, आप बहुत मासूम हैं, तो क्या जब कोई मुश्किल सवाल होता है तो आपके आसपास की जो दोस्तें बैठी होती है, क्लासमेट जो होते हैं, क्या वो कहते हैं कि आयत से करा लेते हैं ये सवाल, वैसे इसका दिमाग ज़्यादा चलता है? नहीं, मुझे नहीं कहते, मैं चुप रहती हूँ जब बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जब मुझे समझ आ जाती है तब मैं हैंड रेस करके मैं उसको बता देती हूँ। अच्छा, अगर स्टडीज़ की बात करें, अच्छा देखिए ना, इतना छोटा सा प्यारा सा सवाल किया है और इतना छोटा सा प्यारा सा जवाब दिया है इतने। अच्छा, IQ लेवल की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली क्लास में एक ज़बरदस्त सा माइंड, बच्चा ज़हीन होता है तभी तो वो चेस खेलता है ना, मतलब ऑब्वियसली बहुत इट्स अ माइंड गेम। तो ऑब्वियसली क्लास में पार्टिसिपेशन कैसी होती है, ऊपर से ये विक्ट्री होने के बाद अब टीचर्स और फ्रेंड्स, उनका रिव्यू फीडबैक क्या मिल रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मिली जा रहे हैं। बस मिली जा रहे हैं, मिली जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है जब मिली जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा चेस खेलने का मज़ा किसके साथ आता है? मुझे सबसे ज़्यादा चेस खेलने का मेरे अब्बा के साथ आता है। और अब्बा को हराते हैं या जीता अब्बा जीत जाते हैं? मैं हराती हूँ अब्बा को। हमेशा हरा देती हूँ? हरा देती कभी नहीं जीतते वो? नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन खेलते हैं चेस इसके साथ? इसके साथ इसके कज़न्स, घर में कभी मैं भी खेलती हूँ, बट पहले जब इसने इनिशियली शुरू किया था तो हम लोग इसके साथ खेलते थे। अच्छा। बट नाउ आई थिंक शी इज़ टू गुड फॉर अस। अच्छा। अब वो बस यूं हमें हरा के तो फारिग कर देती है। मतलब अब तो वो बाएं और दाएं हाथ वाला खेल वाला सीन हो गया ना, अब तो ऐसा हो गया। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, बच्चा जो है, ऑब्वियसली तीनों बच्चों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स या उनके जो भी मिजाज है वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन आपको इसको डायग्नोज करने में फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी ये चीज़ समझ आती है आपको। अगर आपका माइंड इतना अच्छा होता है, IQ इतना अच्छा होता है, तो फिर वो हर चीज़ में होता है। स्टडीज़ में आयत कैसी है और आप क्या समझती हैं कि स्टडीज़ में अब इसको किस तरह से पाथ पे क्लियर करना चाहिए? माशाल्लाह, अभी तक तो ये है कि आयत नॉर्मली शी इज़ प्लेइंग 4 to 5 to 6 hours चेस एवरी डे। सो पढ़ाई का इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। एग्जाम्स के दिनों में भी ये चेस नहीं छोड़ती है, ये चेस कंटिन्यू करती है ना जी। सो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो पढ़ाई में शी इज़ डूइंग रियली वेल। हमने अपना टारगेट रखा हुआ होता है कि 90% ज़रूर होने चाहिए। सो लाइक शी इज़ डूइंग फाइन। कभी 90 से थोड़ा नीचे आता है तो वी ट्राई टू कंसंट्रेट मोर, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा, चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। बट आई वांट टू आस्क यू आयत, अगर हम बात करें आगे फ्यूचर की, ऑब्वियसली कुछ प्लान्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं आपके चेस को लेके स्पेसिफिकली। अगर आप इसको खेलती हैं तो फॉलो भी करती होंगी, इंटरनेशनल बहुत सारे प्लेयर्स दे आर प्लेइंग रियली गुड। किससे फॉलो करती हैं आप, किसी आइडियल समझती हैं, और फ्यूचर में चेस में लेके क्या प्लान है आपके कि क्या करना है मुस्तकबिल में? मैं फ्यूचर में पाकिस्तान की पहली GM बनना चाहती हूँ, ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हूँ पाकिस्तान की सबसे पहली, और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाना चाहती हूँ। हिस्ट्री आपने बना दी है, बनाना क्या चाहती हूँ? पहली तो चेस में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आप पाकिस्तान आई हैं, तो हिस्ट्री तो आपने बना दी है। चलिए, मजीद बेस्ट ऑफ लक फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या आप मजीद भी करना चाहती हैं? फॉलो किसे करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे? मैं इंटरनेशनल लेवल पर जूडिथ पॉलगर को फॉलो करती हूँ। एक ग्रैंड मास्टर बहुत अच्छी प्लेयर है, वो मेरी फेवरेट प्लेयर है। उनके ट्रिक्स क्या हैं जो आप फॉलो करती हैं? उनकी गेम्स देखती हूँ मैं। वो अब तो वो रिटायर हो गई हैं, लेकिन मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस कभी कभी देखती हूँ। अच्छा, चलिए, जो आप जितनी बच्चियां हैं, जो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह की गेम्स में आते हो फिर आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपके रिलेटिव में भी अब ये चीज़ होगी। पहले इतना स्कोप नहीं होता एक चीज़ का, लेकिन जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं किसी चीज़ में तो फिर इर्द गिर्द से रिलेटिव भी कहते हैं नहीं, हम भी अपने बच्चों को चेस सिखाएंगे, हम भी कोई कोच हायर करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। लेकिन आप जो हैं अपनी एज की 10 साल सिर्फ आपकी उम्र है, कोई एक अच्छा सा काइंड मैसेज क्या देना चाहते हैं बच्चों को कि गेम्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? कि उनको गेम्स खेलनी चाहिए और उनको चेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि चेस बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत अच्छी गेम है। और एक एडवाइस क्विकली जो आप करना चाहती हैं सबको, अ क्विक एडवाइस रिगार्डिंग स्टडीज़ और गेम्स और एवरीथिंग।
उनको चेस खेलनी चाहिए और स्टडीज भी करनी चाहिए। बस चेस खेलनी चाहिए, चेस खेलनी चाहिए और चेस खेलनी चाहिए। और ये देखिए जी, ये प्राउड वाली बात भी है हमारे लिए। आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया आपसे चिट चैट करने का। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। और हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बस गर्मियाँ जाने ही वाली हैं, सर्दियाँ आने ही वाली हैं, लेकिन फिर हमें जो चीज़ हम ज़्यादा मिस करेंगे ना हरमीत, वो है फलों का बादशाह आम। तो जैसे फलों के बादशाह आम का हम जिक्र करते हैं, अब हम मिठाइयों के राजा का जिक्र कर लेते हैं। अब कौन है मिठाइयों का राजा? गैस करें हरमीत, गैस करें। पहले आपने जाती की, वैसे पहले तो आपने शुरुआत आम से कर ली, लेकिन फिर दोबारा जो बात साथ में जो ऐड की ना, वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। फिर सर्दियाँ आ रही हैं, हाँ, तो जाहिर बात है गरम 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 और फिर ऊपर से शरकपुर के ऐड कर लें थोड़ा और ग्लैमराइज, जो हम गुलाब जामुन को इतना कर रहे हैं ना, है ना, नरम नरम गरम गरम और फिर गुलाब जामुन, तो ये इनकी क्या ही बात है। तो जायके में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। और मेरे तो ये हाल है कि अगर मुझे रात 11 बजे भी शरकपुर के गुलाब जामुन की क्रेविंग हो तो हरमीत यकीन करें मैंने बहुत दफ़ा ऐसा किया कि मैं चल पड़ती हूँ और वहाँ से गुलाब जामुन लेकर आती हूँ, अपने लिए भी अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी। बट ऑल दो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा, वहाँ जाने का एक और अच्छा एक्सपीरियंस हरमीत ये भी होता है कि एक तो आपको गुलाब जामुन बहुत मज़े के मिलते हैं, लेकिन जो गलियां हैं तंग सी, बड़ा खूबसूरत सा वो एक जगह है जहाँ से आप जाते हो, आगे 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 गलियों में जाके आपको ये कुज्जे मिलते हैं जिसमें ये गुलाब जामुन होते हैं। तो आपको वो मेहनत भी आपकी वसूल हो जाती है जब आपको ये कुज्जा नज़र आता है। बट ऑल दो हम इतना अब डिस्कस कर चुके हैं, ज़रा ये ज़बरदस्त एक पैकेज है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं, देखकर वापस आए, फिर हम यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जो शावलो मिठाइयों का राजा कहलाए जाने वाला गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में मिठास आना शुरू हो जाती है। और अगर बात करें शरकपुरी गुलाब जामुन की, तो इनका अपना ही मायार है। एक सदी से जायद अरसा गुजर चुका है। सुबह से लेकर रात तक गुलाब जामुन का अमीज़ा तैयार किया जाता है। कोया और सूजी गूंद कर सबसे पहले पेड़े बनाए जाते हैं, जिनको साथ साथ घी लगाकर नरम करके लंबी कतलियों की शक्ल में डाला जाता है। इसमें खोया, सूजी और बाद में इसको ना ये फ्राई करके ना, फिर उसको ना घी में फ्राई करके चीनी में जो है ना वो शीरे में डाल के ना फिर ये तैयार होते हैं। हम डस्का से आए हैं, इधर के गुलाब जामुन बहुत मशहूर हैं। हमने इधर से गुलाब जामुन खाए हैं, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इन गुलाब जामुन को तैयार करने वाला एक एक पर दिलजोई से अपनी शहर की स्वाद की तैयारी में मसरूफ दिखाई देता है, मगर इस स्वाद की खुशजायका होने का सबब अपनी मेहनत को नहीं बल्कि हजरत मियां शेर मोहम्मद की सरजमीन को ही ठहराते हैं। ये सब मियां शेर मोहम्मद साहब की दुआ से ये लंगर हमारा चल रहा है। हमारे में कोई खासियत नहीं है, उनकी जुबान से दुआ निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत दी है। शरकपुरी के गुलाब जामुन लोग पसंद तो करते ही है, मजे ले लेकर खाते भी है और घर में आने वाले मेहमान को भी खुसूसी तौर पर पेश करते हैं। कैमरा टीम के हमरा नुमान खालिद, पब्लिक न्यूज़, शरकपुर शरीफ। मीठी सुबह कर दी हरमीत ये शरकपुर के गुलाब जामुनों ने हमारी। यकीनन आपको तो मीठा वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान समेत पाकिस्तान से बाहर भी इसकी हाइप जो है ना वो उतनी है। हर किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, शरकपुर के गुलाब जामुनों का ज़रूर पता। अच्छा, वैसे सोहा हमारे मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ देहातों के और गली कूचे मोहल्ला, कोई ना कोई मोहल्ला उसके साथ, जिस तरह शरकपुर की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जो रिलेट होती है वहाँ के खाने और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। और वैसे मैं आपसे भी मेरी गुजारिश है कि कभी दिल करे तो मोटरवे नहीं, GT रोड से कभी चक्कर लगाइएगा। GT रोड से जब आप जाते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जब आप गुजरते हैं और वहाँ के इलाकों से गुजरते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ के खाने पीने, तो फिर कमाल की चीज़ें आपको मिल जाती है। उनका स्वाद भी बड़ा निराला होता है। लेकिन भाई आपने मीठे की बात की, हाँ, गर्मियों का सीज़न वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बल्कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माज़रत के साथ मुझे आम का इंतज़ार होता है और फिर सफ़ेद चौंसा जो है भाई कमाल है। लेकिन जैसे जैसे भाई जाता है ये मौसम, तो फिर गरम गरम गुलाब जामुन की जब आप ना खाने के बाद हल्का फुल्का जो है कोशिश होती है, ठंडी ठार हवाएं जब चलती है और आप निकल पड़ते हैं दोस्तों के हमरा, और कहीं ना कहीं से गरम गुलाब जामुन और नरम मिल जाएं आपको, और वो उसका स्वाद ही निराला होता है। जैसे ही वो आप चम्मच से उठाते हैं और जुबान पे रखते हैं तो जैसे वो घुल जाती है पूरे, और वो जो रस है वो शहद भरा रस होता है। वैसे ज़्यादा बात नहीं
नहीं करूंगा, मुंह में पानी आ रहा है आपके। तो आगे आपने जो पैकेज दिखाया, पैकेज बड़ा मजे का। अच्छा, मेरे मुंह में तो चले पानी आ रहा है, लेकिन जो हाल आपने हमारी ऑडियंस का कर दिया, अब उसका क्या करना है? जो डाइट पे लोग हैं वो अब क्या करेंगे? बट ऑल दो हमारा प्रोग्राम ऐसे ही कंक्लूड होना था कि हमने खाने पीने की बात तो करनी है, लेकिन एक बात जो है ना हरमीत पाजी, वो आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं तो अगर आप जीटी रोड पे सिर्फ ट्रक अड्डा की आप शनवारी खा लें, या आप उनकी मियाँ जी की दाल खा लें, या आप एक काम करें चाय पी लें, मतलब देखिए ना, आप जैसे जैसे निकलते जाते हैं लाहौर से, आप लाइन क्रॉस करते हैं, लाइन चेंज होती है, नया इलाका, नया ज़िला या नया जो है देहात, नया गांव आ जाता है, वहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी मशहूर ज़रूर होती है जो कि ज़बरदस्त तरीके से आप वहाँ जाकर एंजॉय करते हैं। दूसरा वाला जाएंगे तो वहाँ पर आप वहाँ के नाश्ते ज़रूर करें। अगर आप अंदरून में हैं तो भज्जा सीरी पाए खाएँ, और अगर आप लाहौर शहर में, तो यहाँ तो इतनी वैरायटी है कि लक्ष्मी चौक जाके देखें, आपको हरीसे से लेके आपको निहारी तक हर चीज़ ऐसी ज़बरदस्त अंदाज में लक्ष्मी के अलावा आपको खाने खाने नजर आएंगे। लक्ष्मी आपने देनी होगी, यानी पैसे। हाँ, क्या अच्छी बात की आपने। ऑल दो खाबों के शौकीन लाहौरियों की हम बात करें तो लाहौरियों, एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक, अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें हमारी तरफ से, हैव अ गुड डे। इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।